हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यू क्लासिकल एज को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे। रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका टाइमलाइन 1798 से 1837 है। ठीक है, इसको मैंने गलती से 1770 कर दिया, 1798 है ये। ठीक है, तो द रोमांटिक एज इन द इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट दैट बिगेन इन लेट 18th सेंचुरी एंड लास्टेड टिल द अर्ली 19th सेंचुरी। जो ये स्टार्टिंग हुई थी वो लेट 18th सेंचुरी से होती है और कब तक रहती है, अर्ली 19th सेंचुरी तक। इट मार्क्ड द रिएक्शन अगेंस्ट द रिजिड रूल्स रीजन एंड फॉर्मल स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिकल एज। जो ये एज थी, ये रिएक्शन थी किसका, न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट इसका ये रिएक्शन थी। क्यों? जो न्यू क्लासिकल एज थे वो अपने पोइट्री में क्या रीज़न क्लासिकल रूल्स रिजिड रूल्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स थे उनका मानना ये था कि हमें अपनी पोइट्री में लॉजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। वो फीलिंग्स, इमोशन और नेचर पे उनका फोकस ज़्यादा था, इसलिए वो अपनी पोइट्री में नेचर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। द एज वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो ये वाली एज है रोमांटिक एज, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। क्यों? क्योंकि हमें आगे जाके हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्स में भी देखेंगे कि वो लिबर्टी और फ्रीडम के ऊपर काफ़ी उन्होंने अपनी पोएम में डिस्कस किया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो रूरल एरिया के लोग थे वो कहाँ शिफ्ट कर रहे थे, अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे थे। जो रूरल एरिया था वो इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा था, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो रहा था। जो नेचर थी वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, हम इनकी रोमांटिक एज के कुछ मेन फीचर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था एम्फसिस ऑन इमोशनल एंड फीलिंग। जो रोमांटिक एज के पोइट्स थे वो इमोशंस एंड फीलिंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। नेक्स्ट है लव फॉर नेचर। जो रोमांटिक पोइट्स थे उनका मानना यह था कि नेचर क्या करती है, नेचर एज ए टीचर, मदर एंड हीलर की तरह वर्क करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। जो एस.टी. कोलरेज थे, मेनली एस.टी. कोलरेज इमेजिनेशन पावर का काफ़ी यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में। तो जब हम एस.टी. कोलरेज डिस्कस करेंगे तब आपको समझ आएगी कि इस फीचर का उन्होंने कैसे यूज़ किया था अपने पोएम्स में। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म, पर्सनल थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। जो रोमांटिक एज के पोइट्स थे वो अपनी पोएम्स में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते थे और अपने पर्सनल थॉट्स को भी उन्होंने अपनी पोएम्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। रोमांटिक पोइट्स लाइक एस.टी. कोलरेज ये अपनी पोएम्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी यूज़ करते थे। ठीक है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एस.टी. कोलरेज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज। जो रोमांटिक पोइट्स थे ये अपनी पोएम में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनकी पोएम्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन। रिवोल्ट की थीम को भी देखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रिवोल्ट की थीम को ही शो करता है। नेक्स्ट है मेलंकली एंड सोरो। इनकी पोएम्स में हमें मेलंकली एंड सोरो की थीम भी देखने को मिलती है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सैडनेस के ऊपर भी काफ़ी लिखा है। नेक्स्ट है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मीन कि ये अपनी पोइट्री में क्या करते थे, नेचर के एलिमेंट्स को एज ए सिंबल यूज़ करते थे अपनी पोएम्स में। जैसे कि किसी भी चीज़ को, जैसे वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स का यूज़ किया तो वो नेचर का एक एलिमेंट ही है, एज ए सिंबल यूज़ किया उन्होंने अपनी पोइट्री में। तो इस तरह से वो सिम्बोलिज्म की फ़ीचर भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इनकी पोइट्री में हमें कोई स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही हुआ कि कोई क्लासिकल रूल नहीं है। जैसा पोइट की फीलिंग्स आ रही हैं, पर्सनल फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर लिख रहे हैं। तो कोई ऐसा
कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन्होंने इस पे ही अपनी पोइट्री में यही डिस्कस करना है, या कोई रूल है जैसे अलेक्जेंडर पोप हीरोइक कपलेट्स में ये लिख रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कोई रोमांटिक एज में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। रोमांटिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। तो ये इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोमांटिक पोइट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को। इनका टाइमलाइन था 1770 टू 1850, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री और पोइट ऑफ नेचर। पोइट ऑफ नेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर के काफ़ी क्लोज थे, और जो ये मतलब ग्रू अप ही कहाँ हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में ग्रू अप हुए थे, तभी ये नेचर के क्या हैं, काफ़ी क्लोज हैं। और इन्होंने अपनी पोएम्स में ज़्यादातर नेचर के थीम्स को ही यूज़ किया है। His poetry celebrates nature, simple rural life, human emotions, childhood memories and the common man. इनकी पोइट्री में हमें नेचर, रूरल लाइफ, ह्यूमन इमोशंस, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड द कॉमन मैन की थीम देखने को मिलती है। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 विद एस.टी. कॉलरिज मार्क द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। जब एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिकेशन करवाया था 1790 में, वहाँ से हम ऑफिशियल बिगिनिंग मानते हैं किसकी, रोमांटिक एज की। नेक्स्ट थीम्स डिस्कस करेंगे कि वर्ड्सवर्थ क्या अपनी पोइट्री में कौन सी थीम्स का यूज़ करते थे। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री, उनकी एक थ्योरी थी पोइट्री के लिए, वो क्या थी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उनका कहना था कि किसी भी चीज़ को देखकर जब हमें कोई सडन कोई फीलिंग आती है, किसी भी पर्सन को देख के, नेचर को देख के, किसी भी चीज़ को देख के जब आपके अंदर कोई सडन फीलिंग आती है, उस फीलिंग के ऊपर आप कोई पोएम लिखते हैं, तो वो क्या होती है, एक गुड पोइट्री हम उसको मानते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, काफ़ी सोच के लिख रहे हैं, इनके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग वो वाली पोइट्री को हम एक अच्छी पोइट्री नहीं मानते। ये उन्हीं को ही अच्छी पोइट्री मानते थे कि सडन आपने किसी चीज़ को देखा और उसके ऊपर उससे इंस्पायर होकर आपने कोई भी पोइट्री को एकदम से लिख दिया, वो इनके अकॉर्डिंग वो एक क्या थी, एक अच्छी पोइट्री का सिंबल थी, ठीक है। ये वाली लाइन काफ़ी एग्जाम में आती है, एग्जैक्ट यही लाइन दे देंगे और उसमें बोल देंगे ये किन के द्वारा कही गई थी, तो आपको उसका आंसर देना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। थीम्स क्या है, नेचर एज अ स्पिरिचुअल टीचर, वो नेचर को अपना टीचर भी मानते थे, गाइड भी मानते थे और हीलर भी मानते थे, ठीक है। उनके लिए नेचर ही सब कुछ थी। लव फॉर कॉमन रूरल पीपल, ठीक है, रूरल पीपल के ऊपर उन्होंने लिखा है। चाइल्ड एंड इनोसेंस के ऊपर की थीम पे उन्होंने काफ़ी लिखा है। पावर ऑफ मेमोरी के ऊपर लिखा है। मेमोरी मतलब किसी भी चीज़ को याद करके, किसी भी पर्सन को याद करके अगर आप अपनी कोई भी पोएम लिख रहे हो तो वो पावर ऑफ मेमोरी के ऊपर बेस्ड थी। ह्यूमन सफरिंग एंड सिंपैथी, इमोशन ओवर रीज़न, इन्होंने रीज़न को ना चूज़ करके किसको चूज़ किया था, इमोशन को। तो ये इमोशंस के ऊपर काफ़ी लिखते थे, ठीक है। अब हम मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर्स लिखी थी इन्होंने, ये एक ट्रेजिक ड्रामा था जो कि 1797 में लिखा गया था पर पब्लिश 1842 में हुआ था। ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये वायलेंट लाइफ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जब वो उस टाइम पे जो भी वायलेंट लाइफ वहाँ पे चल रही थी उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने इस पोएम को लिखा था। नेक्स्ट इन्होंने लिखा था लाइन्स रिटर्न ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग ए ट्यूर 1798, ठीक है। इन्होंने इस पोएम को कब लिखा था, लिरिकल बैलेड्स में लिखा था, फर्स्ट एडिशन में लिखा था 1798 वाले एडिशन में, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और इसको कब लिखा था, जब वो विज़िट करते हैं रिवर वाई को आफ्टर 5 ईयर्स, जब वो 5 साल के बाद रिवर वाई के ऊपर जाते हैं तब इस पोएम को वो लिखते हैं। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या था, हाउ इज़ लव फॉर नेचर हैज़ चेंज फ्रॉम यूथफुल एक्साइटमेंट टू डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो बोलते हैं कि जब वो 5 साल के बाद जब वो रिवर वाई के पास जाते हैं जो कि टिंटन एबी के पास है, तो जो वहाँ का जो नेचुरल सीन्स देख के, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी को देख के जो उन्हें पीस और जो उन्हें खुशी मिलती है, वो याद करते हैं कि जब वो
किसी भी मतलब हम आजकल की बिजी सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, आजकल सब जगह ट्रैफिक है, हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है, ठीक है, पर जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जो जहाँ हमें नेचर को फील करने का चांस मिलता है, तो हमें वहाँ जाकर कितना सुकून और खुशी मिलती है। वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि मैं मतलब कहीं जहाँ पे मैं रहता था किसी भी सिटी में, वहाँ से मैं दूर आके जब नेचर के पास आता हूँ तो मुझे जो एक कंफर्ट, स्ट्रेंथ और एक जो पीस मुझे फील होता है, वो मुझे किसी भी सिटी में फील नहीं होता, जो मुझे नेचर से होता है फील, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि कैसे जब वो इन हिज यूथ ही लव्ड नेचर विद एक्साइटमेंट एंड पैशन, ठीक है, जब वो बोलते हैं कि जब मैं जवान था, जब मैं अपनी जवानी में जब मैं नेचर को देखता था तो एक एक्साइटमेंट और एक पैशन होता है। आज मान लो हमें कहीं जाना है, किसी भी नेचर वाली जगह पे, मान लो हम केरला चले गए, शिमला चले गए, तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि हमें ये देखना है, यहाँ विज़िट करना है, ये एक्सप्लोर करना है, ये वाले एडवेंचर करने हैं, तो आज हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है। पर कुछ साल बाद पोइट क्या बोलता है कि जब हम काफ़ी टाइम बाद थोड़े हम जब ओल्ड एज के पास जाते हैं, तो हम अगर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमें क्या फ़ील होगा, हमें एक पीस वाली फीलिंग आएगी, ना कि हमें पैशन वाली फीलिंग आएगी, हमें सुकून मिलेगा उस टाइम पे। तो सुकून भी मिलेगा और होता है ना कि हम इतना यूथ में स्पिरिचुअल नहीं होते जितना हम ओल्ड एज में जाके स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही पोइट बोलना चाहता है कि जब हम मतलब उसने इसी पोइम में यही दिखाया है कि कैसे हम यूथफुल एक्साइटमेंट से कैसे हम डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब इन पोइट ने इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने डोरथी अपनी सिस्टर को एड्रेस करके बोला है कि जैसा पीस और जॉय उन्हें नेचर को देखने के लिए देख के मिलता है, वैसा ही उनकी सिस्टर डोरथी को फ्यूचर में देखने को मिले। वो ये सब डोरथी को एड्रेस करके बोलते हैं। और इस पोएम का फेमस कोट है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, कि अगर हम नेचर को पूरे वो बोलते हैं ना शिद्दत से और अब दिल से चाहें तो कभी भी नेचर हमारे साथ बिट्रे नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पोएम है उनकी, शी डिवेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। इट इज़ वन ऑफ द 5 लूसी पोएम रिटन बाय द वर्ड्सवर्थ। उन्होंने 5 लूसी पोएम्स लिखी थी, जिनमें से एक ये है, शी डिवेल्ट द अनट्रोडन वेज। ये लिरिकल एंड रोमांटिक पोएट है। और एक ये क्या है कि एलिजी है, ठीक है। तो एलिजी क्या होती है, जो हम किसी की डेथ के ऊपर लिखते हैं उसको हम एलिजी बोलते हैं। और ये किस में पब्लिश हुई थी, सेकंड एडिशन में हुई थी लिरिकल बैलेड्स के। लिरिकल बैलेड्स के 4 एडिशन आए थे। जो फर्स्ट आया था 1798 में, सेकंड आया था 1800 में, थर्ड आया था 1802 में और फोर्थ आया था 1805 में, ठीक है। तो ये 4 एडिशन आए थे, ये सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। पोएम शोज हाउ ए पर्सन कैन बी वेरी प्रीशियस टू समवन बट अननोन टू द वर्ल्ड। वो इसमें क्या दिखाना चाहते हैं कि कैसे कोई एक पर्सन है, वो किसी के लिए तो बहुत प्रीशियस है, लेकिन बाकी वर्ल्ड तो उस पर्सन को जानता भी नहीं है और उसके जाने से वर्ल्ड को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये सब पोइट ने दिखाने की कोशिश की है। ट्रू लव इज़ ऑफन साइलेंट एंड डीपली इमोशनल। वो बोलते हैं कि ट्रू लव हमेशा बहुत ही साइलेंट और इमोशनल होता है, ठीक है। इसमें क्या थीम देखने को मिली है, लव एंड लॉस, डेथ, लोनलीनेस, नेचर, साइलेंट ब्यूटी, पर्सनल ग्रीफ। इसमें क्या है कि द वर्ल्ड फेल्ट नो ग्रेट लॉस बट फॉर द पोइट हर डेथ क्रिएटेड ए डीप इमोशनल पेन, ठीक है। तो पोइट यही बोल रहे हैं कि वर्ल्ड को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन पोइट को उसकी डेथ से काफ़ी पेन, इमोशनल पेन वो फील कर रहे हैं। द पोएम एंड्स विद द पोइट साइलेंट सोरो एंड पर्सनल लॉस। पोएम कैसे एंड हो जाती है, पोइट की साइलेंट सोरो और पर्सनल लॉस पे एंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी पोएम है माइकल। ये पेस्टोरल नरेटिव पोएम, ये एक पेस्टोरल और नरेटिव पोएम है। पेस्टोरल में क्या होता है कि पेस्टोरल पोएम हम किसको बोलते हैं, जिसमें रूरल सेटिंग होती है, मतलब किसी विलेज लाइफ की सेटिंग होती है। ये रिटन किसमें, इरेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। इट इज़ एन अबाउट एन एजिंग शेपर्ड माइकल, हिज वाइफ इसाबेल एंड हिज ओनली सन ल्यूक। ये किसकी है, एक शेपर्ड की, एजिंग शेपर्ड की स्टोरी है, जिसमें माइकल है, उसकी वाइफ इसाबेल है और उसका सन ल्यूक है। और उनकी लाइफ को डिस्कस किया गया है कि कैसे
द पोएम शोज द डीप लव बिटवीन अ फादर एंड सन, द हार्ड लाइफ ऑफ विलेजर्स एंड द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सिटी लाइफ। कि अब इसमें कनेक्शन बताया गया है कि फादर और सन का, और कैसे विलेजर्स की एक हार्ड लाइफ होती है जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट करती है किस पे, सिटी लाइफ पे। तो एक कॉमन पीपल के ऊपर उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, पोएम को लिखा है, क्योंकि वो रूरल लाइफ के काफ़ी क्या थे, उन क्लोजली कनेक्टेड थे, ठीक है, रूरल लाइफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट उनकी पोएम है आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड और डैफोडिल। पब्लिश इन 1807, पब्लिश हुई थी 1807 में। लिरिकल पोएम है। थीम क्या देखने को मिलती है, नेचर, जॉय, इमेजिनेशन एंड मेमोरी, ठीक है, ये सब पोएम्स देखने को मिलती है। इसकी थोड़ी मैंने समरी डिस्कस की है स्टैंजा वाइज। स्टैंजा फर्स्ट में क्या देखने को मिलता है, द पोइट फील्स लोनली लाइक ए क्लाउड एंड सडनली सीज गोल्डन डैफोडिल्स नियर ए लेक। वो अपने आप को एक क्लाउड की तरह लोनली फील करता है। सडनली वो क्या देखता है कि गोल्डन डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं किसके, लेक के साइड में। स्टैंजा 2 में क्या है, द डैफोडिल्स आर सीन एज एंडलेस डांसिंग एंड जॉयफुल शाइनिंग लाइक स्टार्स इन द स्काई। डैफोडिल्स को उन्होंने एंडलेस डांसिंग के साथ देख रहे हैं, जॉयफुल महसूस कर रहे हैं, और कैसे वो शाइन कर रहे हैं जैसे स्टार्स स्काई में शाइन करते हैं। थर्ड स्टैंजा में देखने को क्या मिलता है, द साइट फील्स द पोइट विद ग्रेट प्लेजर बट ही डजंट रियलाइज इट्स फुल इंपॉर्टेंस एट दैट टाइम, ठीक है। पोइट उस साइट को फुल ग्रेट प्लेजर के साथ देख तो रहे हैं, पर उसकी इंपॉर्टेंस को उस टाइम पे वो समझ नहीं पाते। स्टैंजा 4, लेटर इन लोनली मोमेंट्स द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स ब्रिंग हम जॉय अगेन, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब भी वो खाली बैठे होते हैं, अपने लोनली मोमेंट्स में बैठे होते हैं, तो जो डैफोडिल्स की मेमोरी जब भी उन्हें याद आती है, तो वो क्या लेके आती है, उनके अंदर एक खुशी को लेके आती है। फेमस कोट क्या है इसका, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड इन सेपरेटली डांस। ये एक फेमस कोट है जो काफ़ी बार नेट के एग्ज़ाम में भी आया है और बाकी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो ये वाला आपको सीधा कोट दे देंगे और आपको बताना है कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है। तो आई वांडर्ड लोनली एज क्लाउड ऑफ डैफोडिल्स। इन वाली पोएम्स में क्या होता है कि हमें कोई भी लाइन दे देंगे, ठीक है। जैसे डांसिंग डैफोडिल्स, इसमें हम पूछ लेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो जो डांसिंग डैफोडिल्स है, डांसिंग क्या है, वो तो एक ह्यूमन फीलिंग है ना, मतलब डांसिंग क्या एक ह्यूमन थिंग है, लेकिन हम उसको डैफोडिल्स नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। और जैसे आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड में इसमें सिमिली होगा, क्योंकि जो लोनली को किससे कंपेयर किया गया, क्लाउड से, तो इसमें क्या होगा, सिमिली होगा। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं आपसे, कोई भी लाइन दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे इसमें कौन से वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका ओड इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये इन्होंने लिख तो 1802 टू 1804 के बीच में लिख दिया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1807 में। ये एक फिलोसफिकल ओड है जिसमें थीम्स है चाइल्डहुड, सोल, मेमोरी, नेचर और इमोरलिटी की, ठीक है। इसमें पोएम क्या दिखाने की कोशिश करता है कि जो ह्यूमन सोल्स हैं वो एग्जिस्ट करती है बिफोर बर्थ, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन आर क्लोजर टू गॉड एंड नेचर देन अडल्ट्स, ठीक है। जो चिल्ड्रन है वो गॉड के काफ़ी क्लोज होते हैं, जितने अडल्ट्स भी क्लोज नहीं होते, ठीक है, जितने चिल्ड्रन क्लोज होते हैं, ठीक है। Wordsworth feels sorrow because the natural beauty that once filled him with divine joy no longer affects him in same magical ways as did in childhood. As a child, everything in nature looked heavenly and full of glory. वो वर्ड्सवर्थ अपने आप में एक सोरो फील करता है कि जैसे नेचुरल ब्यूटी हमें चाइल्डहुड में जिस मैजिकल वे से हमें डिवाइन जॉय प्रोवाइड करती है, वैसे हमें वो जब हम अपने अडल्ट वाली एज में आ जाते हैं तो हमें वैसी यानी हमें वैसी डिवाइन जॉय फील नहीं होती जैसी कि हमें चाइल्डहुड में महसूस होती थी, ठीक है। देन ही एक्सप्लेन द फिलोसफिकल आइडिया दैट उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। उनके पीछे उन्होंने एक फिलोसफिकल आइडिया दिया था। वो बोलते हैं कि द सोल एग्जिस्ट बिफोर बर्थ, कि जो हमारी सोल है वो बर्थ से पहले भी एग्जिस्ट करती है। द चाइल्ड स्टिल रिमेंबर्स दैट डिवाइन वर्ल्ड, जब हम वो बोलते हैं कि चाइल्ड को अपनी डिवाइन वर्ल्ड याद रहता है, ठीक है,
वो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग। एज वी ग्रो ओल्डर वर्ल्डली लाइफ कवर्स दैट हेवनली लाइट एंड वी फॉरगेट आवर स्पिरिचुअल ओरिजिन। कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो वर्ल्ड की जो लाइफ होती है, ठीक है, हम इतनी चीज़ों में क्या हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं कि हमारी जो हेवनली लाइट है, मान ली जो हमारी जो स्पिरिचुअल ओरिजिन है, उसको हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। ठीक है। इन द एंड पोइट फाइंड कॉन्सोलेशन थो द ग्लोरी ऑफ चाइल्डहुड इज लॉस्ट स्टिल द नेचर ऑफ मेमोरी लव सिंपथी एंड ह्यूमन सफरिंग गिव लाइफ डीप मीनिंग। वो बोलते हैं कि चाइल्डहुड की ग्लोरी तो हमारी लॉस्ट हो जाती है, लेकिन जो नेचर, मेमोरी, लव, ये ह्यूमन सफरिंग हमारी लाइफ को क्या करती हैं, एक डीप मीनिंग देती हैं। तो ये सब उन्होंने अपने ओड में डिस्कस किया है। इसके कुछ फेमस कोट्स हैं। दस द पोएम मूव्स फ्रॉम सैडनेस टू, ठीक है, उसमें ये पोएम्स क्या होता है, सैडनेस से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है, स्पिरिचुअल पीस एंड एक्सेप्टेंस पे ख़त्म हो जाती है। कि कैसे पोइट तो शुरू में सोरो फील कर रहा है, सैडनेस फील कर रहा है कि हमें चाइल्डहुड में जो डिवाइन जो जॉय देखने को मिलता है वो हमारे को मतलब आने वाली एज में क्यों नहीं महसूस होता, लेकिन लास्ट में वो क्या करता है, स्पिरिचुअल पीस एंड एक्सेप्टेंस भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, हमें चाइल्डहुड की तरह वो जॉय तो नहीं फील हो रहा, लेकिन जो नेचर, मेमोरी, लव, सिंपथी, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को एक डीपर मीनिंग प्रोवाइड करती है। तो वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, हमें भी लाइफ में क्या रहना चाहिए, स्पिरिचुअल रहना चाहिए। ठीक है। और स्पिरिचुअल पीस हमें नेचर से मिल ही जाता है एंड में। ठीक है। तो ये पोएम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है, सैडनेस टू स्पिरिचुअल पीस एंड एक्सेप्टेंस पे जाके ख़त्म हो रही है। फेमस कोट है इसका, आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ठीक है। ये काफ़ी फेमस कोट है जो मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम्स में क्या होता है, रिपीट होता है, तो इसको ज़रूर याद रखना। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। उनका कहना है कि जो हेवन है ना, वो हमारी सिर्फ इन्फेंसी एज में ही हमें हमारे लाई करता है। ठीक है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो ये कुछ इसके फेमस कोट हैं। नेक्स्ट पोएम है द सोलिटरी रीपर, जो कि 1807 में पब्लिश हुई थी। लिरिकल पोएम है और इस पोएम की थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, पावर ऑफ म्यूजिक, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। समरी है, द पोएट वॉकिंग इन द स्कॉटिश कंट्री साइज व्हेन ही सीज ए गर्ल वर्किंग अलोन इन फील्ड कटिंग ग्रेन एंड सिंगिंग ए सैड सॉन्ग। जब पोएट वॉक कर रहे होते हैं स्कॉटिश कंट्री साइड में, तो वो देखते हैं कि एक लड़की फील्ड में काम कर रही है और ग्रेन को कट कर रही है और वो एक गाना गा रही है। हर वॉइस फील्स विद द होल वैली विद स्वीट म्यूज़िक। उसके म्यूज़िक से जो पूरी वैली है वो क्या कर रही है, पूरी वैली में जो उसकी जो गाने की गूंज है वो पूरी वैली में गूंज रही है। ऑल्दो द पोइट डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सॉन्ग। ठीक है। जो वो गाना गा रही है वो पोइट को पसंद तो समझ तो नहीं आता, लेकिन उसके सॉन्ग को सुन के जो उनको एक पीस मिलता है, जो उनको खुशी मिलती है, वो उनको एक उनका जो उस सॉन्ग के साथ क्या हो जाता है, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं वो उस सॉन्ग के साथ। द सॉन्ग इज़ सो ब्यूटीफुल दैट इट फील स्वीटर दैन द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल एंड कुकू। पोइट बोलते हैं कि उसका सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल और म्यूज़िकल था ना कि वो उसके सॉन्ग को किससे स्वीटर महसूस करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स जैसे कि नाइटिंगेल और कुकू से के सॉन्ग्स से भी वो उसके सॉन्ग को क्या करते हैं, स्वीटर फील करते हैं। When the poet finally moves away, the girl is out of sight, but the memory of her song remains in his heart forever.